concepts and conventions, where we discussed entity concept and we discussed money measurement concept. I think we discussed going concern concept and cost concept. In case you have any query, you can just type your message in the chat box. जिसमें हम लोगों ने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. आगे हम लोग उसके बाकी सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे आज. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वाज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट्स बेसिकली सेइंग दैट इन द आईज ऑफ लॉ द बिजनेस एंड इट्स ओनर दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी. तो अगर कोई भी लीगली कोई काम होना है तो वो सारा का सारा बिजनेस और ओनर की क्योंकि अलग अलग आइडेंटिटी है उसके हिसाब से ही वो काम होंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. इट सेज दैट ओनली दोज एंट्रीज, those transactions which can be expressed into monetary terms, they are recorded in the books of accounts. Just give me a minute. I have shared the screen. Money measurement concept says that you have to record only those transactions which can be expressed into monetary terms. The going concern concept says that when we start any business, it's basically assumed that the life of the business will be indefinite lifetime, and the business will go on and on. मैं हूँ या ना हूँ, मेरा बिजनेस चलता रहेगा. बिजनेस हम ये कभी भी assumption पहले से लेकर नहीं चलते हैं कि बिजनेस हमें बंद करना पड़ेगा. तो जो लाइफ है बिजनेस की, इट विल बी अ डेफिनेट टाइम पीरियड, इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए मेरा बिजनेस रन करता रहेगा. Okay, next is the cost concept. Cost concept says that when we record the assets in our accounts, it's basically the value at which we have acquired the assets. Cost of acquisition of the assets is to be shown. Less depreciation, if any, it is to be charged. तो कुछ assets हमारे ऐसे हैं जिसपे हम depreciation charge करके दिखाते हैं, तो वो हमारी book value पे हम balance sheet में show कर रहे हैं. Otherwise, we show the assets in the books of accounts at the cost at which the asset has been acquired. Then we have dual aspect concept. I'll just write the name here. Dual aspect concept says that whenever there is any financial transaction or any event, now financial transaction means कि कोई भी एक ट्रांजेक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो एनी ट्रांजेक्शन विल हैव एटलीस्ट, इट विल इम्पैक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स. तो आप लोग जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, उसके हिसाब से ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है. इट सेज दैट यू नीड मी टू जूम. ओके, I think some student has written that some issue was there to join the class today. Some technical issue was there. इसी वजह से lecture भी थोड़ा सा late start हुआ है. You may find some problem अगर है तो starting में. Zoom के लिए आप बोल रहे हैं तो मैं Zoom इसको कर देती हूँ. I think now it must be visible to you all. Now just confirm me whether it's properly visible the screen. You want me to describe money measurement concept again? It's basically सारे के जितने हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं सबका मतलब ये है. पहला कॉन्सेप्ट था जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो मेरा बिजनेस है वो और मैं लीगली टर्म्स लॉ के आइज में अलग अलग आइडेंटिटी हैं. तो बेसिकली मैं तो ह्यूमन बीइंग हूँ, लेकिन जो बिजनेस है, बिजनेस की भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह एंटिटी है. तो अगर कोई भी केस होगा, बिजनेस से अगर कुछ जुड़ी हुई चीजें होंगी तो वो बिजनेस की ही है, मेरी रिलेटेड नहीं है, मुझसे रिलेटेड नहीं है, हालांकि वो बिजनेस मेरा ही है. तो इन द टर्म्स, इन द आइज ऑफ लॉ, बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी. तो किसी को अगर केस करना होगा, किसी के साथ कोई चीटिंग करना होगा, किसी के साथ कोई चीटिंग हुआ, वो मुझ पर नहीं कर सकता. तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी उस हिसाब से कहीं ना कहीं सेफ हो जाती हैं सर्टेन एक्सटेंट तक. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसमें अलग सिचुएशन होता है. अदरवाइज आपके लिए अगर किसी को केस करना है, सू करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अगर लीगल एंगल्स पे लीगल प्रोसीजर आप कहीं फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट पर्सन एंड योर बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट आर्टिफिशियल पर्सन. तो आई एम यूजिंग द टर्म आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन इन आइज ऑफ लॉ दैट इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन. तो आर्टिफिशियल पर्सन की तरह उसकी एक एंटिटी अलग होती है. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मनी, जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन इवेंट्स ऐसे होते हैं I may take a break like this, छोटे because I'm not feeling well right now. So pardon me for this. Okay, money measurement concept says that when we have different kind of transactions which are or activities which are there in the organization, you may have 2 categories of transactions. One is
The financial transaction and the other one is the non-financial transaction. And what do you mean by these two terms? Financial transaction जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन को हम अगर रिकॉर्ड कर पा रहे हैं तो वो तब कर रहे हैं जब उसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आई एम मेकिंग पेमेंट इन टर्म्स ऑफ सैलरीज टू देम, तो मुझे पता है कि मैं उनको सैलरी इतनी दे रही हूँ, दैट इज माई एक्सपेंडिचर। उसके बदले में उनकी सर्विसेज, उनके पोटेंशियल को मैं यूज कर रही हूँ। सैलरी फिक्स है या वेरिएबल, जो भी उसमें प्रमोशंस के टाइम पे या इंक्रीमेंट जो भी है वो हम लोग दे रहे हैं, बट सैलरी का अमाउंट जो भी मैं पे कर रही हूँ वो मुझे मालूम है। तो एक ट्रांजेक्शन हो रही है वेयर आई एम मेकिंग पेमेंट्स टू माय एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ सैलरी। मान लीजिए मैंने किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपए पे रखा हुआ है, आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ 50,000 टू हिम, तो वो मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है मनी की टर्म्स में, तो वो मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, तो वो मेरे फाइनल अकाउंट्स में, पीएल अकाउंट में सैलरी का एक एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आ जाता है। अब मान लीजिए कि वो एम्प्लॉय बहुत मेहनत से काम कर रहा है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एंड ही इज वर्किंग वेरी हार्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर बात है, जो जितनी मेहनत से काम करेगा उससे रिलेटेड जो जो भी वो काम कर रहा है वो काम भी अच्छे से होंगे। तो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी होने से, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस होने से मुझे कंपनी में फायदा मिलेगा, क्योंकि वो ढंग से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है। तो आई विल बी एट एडवांटेज बिकॉज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि उसका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, मोटिवेशन लेवल हाई है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत मेहनती है, तो उसकी वजह से मुझे फायदा हो रहा है। मैं उसको सैलरी इस बात की नहीं दे रही कि वो इफेक्टिव है या प्रोडक्टिव है या उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, मैंने सैलरी फिक्स की हुई है। उसकी जगह कोई अनस्किल्ड वर्कर भी होता, मतलब अनस्किल्ड इन द सेंस कि उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको भी शायद मैं उस पोजीशन के हिसाब से 50,000 रुपए दे रही होती। जो मुझे उसकी एफिशिएंसी से एडवांटेज हो रहा है, दैट इज बेसिकली लीडिंग इनडायरेक्टली टू अ सिचुएशन वेयर द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। वो एक सुलझा हुआ इंसान है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते उसके डिपार्टमेंट में। लेट्स से ही इज द मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, या वो किसी एक ऐसे लेवल पे है, एज फैक्टर भी है, बहुत सारे लोग उसकी सुनते हैं। पहले आपस में लोग लड़ते रहते थे, उसके आने के बाद से क्या हो रहा है कि लोगों में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो बीच में पड़ जाता है, वो लड़ाई झगड़े सुलटा देता है, आपस में समझौता करा देता है, या लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है, लोग बहुत कूल रहने लगे हैं उसके आने की वजह से, क्योंकि ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीस थिंग्स एट पर्सनल लेवल। मैंने कोई जिम्मेदारी तो नहीं रखी थी, खुद ही उसकी आदतें ऐसी है, वो मैनेज कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, माहौल ठीक हो रहा है, तो उसकी वजह से भी मुझे फायदा हो कंपनी में। बट क्या कभी भी हम इस तरह की चीजों को पैसों की कीमत में, मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। हम किसी भी लेवल पे किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी को, उसकी एफिशिएंसी लेवल को सही से जज नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते टर्म्स में मनी की। जबकि ये सारी चीजें मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रही है, मुझे तो फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ यही कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली इट्स सेइंग दैट we record only those transactions which can be expressed into monetary terms। तो आप ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि हम कोई भी ऐसी इवेंट को, एक्टिविटी को, कोई भी ट्रांजेक्शन को जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि उसका कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिव। आई होप द स्क्रीन पीडीएफ वाली आप लोगों को दिख रही है। Okay, you are asking me for the books you can refer to. I'll just suggest 3 books. One is by Dr. J.R. Munga. The other one is by Dr. D.K. Goyal, and the third one is by Dr. B.K. Goyal. I'll just make the announcements. I'll write these names in the chat box so that you can note down these names, and you can have either of these books. Okay, majority of the students, they want to be the part of WhatsApp group. I don't know how many groups you have created. I'm sharing my number with you all. You all can create. One of you can create the WhatsApp group and share the link in the chat box so that other students can also join and add me in the group. As far as the books by different authors are concerned, it's by Dr. J.R. Monga, Dr. D.K. Goyal, and the third one is B.K. Goyal. तीनों नाम है, तीनों नाम मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स पे लिख के दे दिए हैं, आप उसमें से देख लीजिए। नंबर मैंने दे दिया है अपना, आप एक ग्रुप बना के लिंक भेज दो so that the students they can also join the WhatsApp group. बट इट्स दी रिक्वेस्ट कि आप उसमें फालतू की चैटिंग मत करिएगा। इन केस अगर किसी ने भी उसमें फालतू की चैटिंग की, irrelevant होगी, तो आई जस्ट क्विट, आई लीव द ग्रुप। ओके, कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वेयर वी हैव टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सोल ट्रेडर के केस का हम लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है, इसमें यू नीड टू नो different kind of expenditures we have you have any, okay, one of you, just let me check your questions and answer them first. Whosoever, Aradhana, you have created one WhatsApp group and she has shared the link. Anyone who wants to join the WhatsApp group, they can join. Aradhana, please, you have my number, you add me in that group.
शिवम, यू आस्क्ड मी कि व्हिच इज द बेस्ट ऑथर। आई कैन नॉट सजेस्ट यू कि कौन सा बेस्ट है। ये इट टोटली डिपेंड्स कि आपको किसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है। व्हाट आई कैन सजेस्ट राइट नाउ, इन केस यू आर गोइंग टू मार्केट एंड बाइंग द परचेजिंग द बुक, व्हाट यू कैन डू इज कि जो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस वाला, तीनों किताबों में से 5 मिनट लगाओ, पांचों में एक-एक पॉइंट आप तीनों किताब का पढ़ लो। जिसकी लैंग्वेज आपको ईज़ी लग रही है, आपको समझ आ रही है, आप वो वाली बुक ले लीजिए, क्योंकि तीनों बुक्स में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि कौन-सी बेस्ट है। आप कोई सी भी ले लो। टेलीग्राम का अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो, यू कैन क्रिएट टेलीग्राम ग्रुप, नो इश्यूज़, फिर ऐड कर लेना मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक स्टूडेंट ने शायद रियलाइज़ेशन का कोई क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था वेयर ही और शी वाज़ आस्किंग कि प्रूडेंस कन्वेंशन जो मैंने पढ़ाया है, उसमें और रियलाइज़ेशन वाले में कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है? और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर्स है, दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रडिक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, यू कैन से टू सर्टेन एक्सटेंट, बट द पॉइंट इज कि जो हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, या जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो अकाउंट्स में जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती हैं। तो इफ आई एम जस्ट सेइंग कि एक परचेज और सेल की एंट्री है, मान लीजिए मैं वेंडर हूं, मैं सेलर हूं, मैंने प्रोडक्ट को बेचा है, आपने उसको परचेज किया है, तो टू पार्टीज आर इन्वॉल्वड। नाउ व्हेन टू पार्टीज आर इन्वॉल्वड, इट मे बी पॉसिबल दैट बोथ पार्टीज आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। मैंने ये प्रोडक्ट बेचा 10,000 रुपए का उधार पर आपको, तो जब मैं बुक्स मेंटेन करूंगी, तो क्योंकि मैं वेंडर थी, मेरे लिए वो एसेट हो जाएगा, एंड यू विल बी माय डेटर। मुझे आपसे पैसा लेना है, तो आप मेरी बुक्स में अगर देखोगे, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ एज द डेटर। आपकी बुक्स में अगर देखेंगे, तो आपकी बुक्स में आई विल बी दी क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि आपकी वो लायबिलिटी है मुझे 10,000 रुपए देने की। अब कॉन्सेप्ट आता है इसमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डिस्काउंट की जहां तक बात है, डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, आपके लिए वो इनकम हो जाएगी, एक तरीके से गेन हो जाएगा। मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि भैया आपको 10,000 रुपए मुझे देने हैं, आप एक काम करो, आप मुझे 9,000 रुपए अभी दे दो, सेटल कर लो, मैं 10,000 में से 1,000 रुपए आपको डिस्काउंट दे रही हूँ। वो मैंने क्यों सिचुएशन क्रिएट की? मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए आज ही पैसा अगर मुझे मिल जाएगा तो बेहतर है। पैसा लंबे टाइम तक क्यों अटका के रखूँ मैं कि मुझे बाद में मिलेगा, और उसमें टेंशन रहेगी कि अगर आपकी नीयत खराब हो गई या किसी वजह से आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस नुकसान उस नुकसान से बचने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने आपको आज एक ऑफर दे दिया कि इंस्टेड ऑफ पेइंग मी 10,000 रुपीज आफ्टर 1 मंथ, आई एम गिविंग यू डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज। आप मुझे 9,000 के 9,000 अभी दे दीजिए, दैट विल बी द डिस्काउंट। मैं जब अपने बुक्स में दिखा रही हूँ, तो यू आर माई डेटर, और मैंने डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिखा दिया, डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स। वो एक्चुअली नुकसान था जो मैंने आपको दे दिया, तब मैंने दिखाया। उसके बदले में आपने मुझे पेमेंट करी, वो आपको मैंने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आपके लिए डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का एक गेन हुआ, जो एक्चुअली में हुआ। जो किसी एक और स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था ना कि रियलाइजेशन में और अक्रूवल में और प्रूडेंस कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है। एक, मैंने अनाउंसमेंट कर दी इस बात की कि मैं आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही हूँ, तो वो अक्रूवल में आ गया कि मैंने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरी तरफ से तो नुकसान हो गया। आपको वो गेन हुआ, तो जाहिर बात है एक का नुकसान दूसरे का गेन तो होगा ही होगा। आपकी बुक्स में दैट विल बी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो इट विल बी अ गेन, बट एक्चुअल गेन यू आर गेटिंग। कब दे रही हूँ मैं 1,000 रुपए का डिस्काउंट? जब आप मुझे पैसे आज दे रहे हो। तो वो प्रेजेंट सिचुएशन आ गई, फ्यूचर की बात नहीं की मैंने कि आप मुझे अगर अभी 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे, तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब वो मिलेगा कब? जब आप मुझे अभी पैसे दे रहे हो। तो वो रियलाइज हो जाता है एक्चुअली में, ये अक्रू हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने इतनी बात बोल दी, विद इन 10 डेज यू विल मेक पेमेंट टू मी 9,000, और 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या ये ऑफर हमेशा के लिए रहेगा? सेम रहेगा? नहीं, ये अभी के लिए बोला मैंने, अभी खत्म हो जाएगा। प्रूडेंस कन्वेंशन में मैंने बताया आपको कि कोई भी फ्यूचर में होने वाला नुकसान जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे फ्यूचर में ये नुकसान हो सकता है, होगा या नहीं होगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है अभी। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये फ्यूचर में मुझे नुकसान हो सकता है। आज मुझे दो ऑप्शन, मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने हैं, मैंने पहला एक ऑफर आपको दिया, आप मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे दोगे, तो मैं आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगी। तो वो जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, वो एक्चुअली मिलेगा इफ यू विल मेक पेमेंट ऑफ 9,000 विद इन 1 वीक। तो वो आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आ गया। उसमें एक्सपेक्टेड लॉस नहीं है, दैट इज एक्चुअल लॉस आई एम बेयरिंग टू गेट 9,000 इमीडिएटली। मैंने पैसा जल्दी पाने के लिए डिस्काउंट देके अपना नुकसान खुद किया है, वो एक्चुअल किया है, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, वो तो एक्चुअल में हो गया। दूसरी सिचुएशन है कि मुझे आप पे भरोसा कम है, आपकी नीयत पे मुझे शक हो रहा है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मार्केट में जो रेपुटेशन है, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि आप पैसे लेके भाग जाओगे, ये सब उधार कर लेता है और ये बंदा पैसे नहीं देता है। अब मुझे हो जाएगी टेंशन कि यार इसकी रेपुटेशन खराब होती जा रही है, पैसे इसके पास है नहीं, मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, पता चले मेरे पैसे डूब गए। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा है भी, मैं ये मान के चलती हूँ कि चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ना 10% हो सकता है वो मेरे पैसे मार ले, बट वो मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ मेरी सोच है, मेरी अजम्पशन है कि ये नुकसान मुझे हो सकता है। एक्चुअल में अगर हो जाएगा तो वो बैड डेट्स होंगे, देन इट विल नॉट बी अ प्रोविजन। मैंने ये अज्यूम किया है सिर्फ कि शायद जो मेरे को 10,000 रुपए लेने हैं, उसका 10% शायद मुझे नुकसान हो सकता है। मुझे हो सकता है कि उनको डिस्काउंट देना पड़े, अभी दिया नहीं है, देना पड़े पैसे लेने के लिए, या वो पैसा मेरा मर जाए, तो फिर मैं प्रोविजन बनाती हूँ। तो प्रोविजन कब बनता है? एक होता है
एक होता है प्रोविजन बनाना और एक होता है एक्चुअल अमाउंट का एक्सपेंडिचर या लॉस। तो मैंने ये अज्यूम किया कि मुझे शायद आपसे पैसा निकालने के लिए आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ सकता है या मेरा पैसा डूब सकता है। तो वो सिचुएशन कब होगी? वो एक्सपेक्टेड लॉस है। मैंने अनाउंस नहीं किया है, चाहे वो डिस्काउंट है, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कि मैं शायद इतना डिस्काउंट दे सकती हूँ या मुझे इतना नुकसान हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ बैड डेट्स कि मुझे पैसा मिलेगा नहीं। देन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जहां पर मैं सिर्फ अपने एक्सपेक्टेड लॉसेस को, एक्सपेंडिचर्स को दिखा सकती हूँ कि हाँ ठीक है, ये प्रोविजन बनाया है। आपको अगर ध्यान है तो आपने टर्म्स पढ़ी होंगी जहां आपने एंट्रीज की होंगी, सॉरी, जहां आपने एंट्रीज पढ़ी होंगी डिस्काउंट ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दोनों में फर्क कहाँ आता है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है मैंने ऑलरेडी इतना डिस्काउंट अनाउंस कर दिया है, इतना डिस्काउंट दे दिया है, तो वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। मैं कह रही हूँ मैं शायद आगे फ्यूचर में इतना डिस्काउंट दे सकती हूँ, दोनों सिचुएशन में फर्क है। तो दूसरा क्या है? वो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है, जहां मैंने सिर्फ अज्यूम किया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अजम्पशन अगर लगेगी तो वो सिर्फ उस पे लगेगी जो मेरा एक्सपेंडिचर या लॉस हो सकता है, उसके अलावा किसी इनकम पे नहीं लगेगी। ठीक है, I hope your questions are clear. Okay, Kunal, you have asked me that you can use calculators to solve or not. You are allowed to use the simple calculators. हालांकि आपके वो भी एग्जाम्स होंगे तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपल कैलकुलेशंस होती है तो सिंपल कैलकुलेटर विल डू। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो वी आर बेसिकली फॉलोइंग 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। जो आप लोगों ने 3 तरीके के अकाउंट्स पढ़े हुए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उनके 6 गोल्डन रूल्स आपने पढ़े हैं। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये 6 रूल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं एंड आई अज्यूम कि आपको याद हैं। नाउ हियर द मेन फोकस इज ऑन द कैटेगराइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर्स वी आर डूइंग। जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स में जब एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग एक्सपेंडिचर या डिफर्ड रिमेनिंग एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन में आते हैं। एक कैटेगरी या एक क्लासिफिकेशन तो ये होती है। दूसरी होती है जहां वी आर टॉकिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड बाय द कंपनी टू हैव द प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन अगर मैं कर रही हूँ, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उनको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को देने के लिए मुझे जो जो भी काम करने पड़ रहे हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर मैं वो खर्चा करूँ, कोई भी एक ऐसा खर्चा जिसको मैं अगर ना करूँ तो मेरी प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। When we talk of the capital expenditure is the amount of or you can say it's the cost we have incurred to acquire the fixed assets. मैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रही हूँ बिजनेस में यूज करने के लिए, उस पे जो मैं पैसा लगा रही हूँ वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें जो ये खर्चा है ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। एंड इन केस मान लीजिए मैंने एक मशीन परचेज की 5 लाख रुपए की, वो यूज करनी शुरू कर दी, तो कॉस्ट जो होगी वो 5 लाख है। मैंने वो मशीन 5 लाख में परचेज की, 2000 रुपए मैंने उसको इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट करी ताकि मैं उसको यूज कर पाऊँ, बिना इंस्टॉलेशन के मैं उसको यूज नहीं कर सकती। तो जो कॉस्ट होगी वो सिर्फ 5 लाख नहीं होगी, दैट विल बी 5 लाख प्लस 2000 रुपीज। इसी तरह इन केस देयर इज अ सिचुएशन वेयर आई एम परचेजिंग एनी सेकंड हैंड मशीन, 2 लाख रुपए में मैंने एक सेकंड हैंड मशीन परचेज की, उसको इंस्टॉल कराने के लिए मैंने 2000 रुपए दिए, उसको जब मैं यूज करूंगी उसकी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसकी कंडीशन मैं ठीक करा रही हूँ ताकि मैं उसको ढंग से यूज कर पाऊँ। तो ये जितने भी खर्चे हैं स्टार्टिंग के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, वेयर आई हैव spent money on the acquisition of that asset plus installation plus any kind of repair or maintenance payment which has been done at the time of its installation so that I can use that machine. मैं उस मशीन को यूज कर पाऊं सही से, इसके लिए मैं अगर कोई खर्चा कर रही हूं तो वो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके जो एसेट्स हमारे जो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, उसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं। यू ऑल हैव डन द टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब पढ़े हुए हैं। तो इन सब के लिए अगर मैं कोई खर्चा कर रही हूँ तो दैट इज बेसिकली द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये खर्चा आपने किया और उसका जो एडवांटेज है वो आपको एक लंबे टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ द अमाउंट which has been spent on the different kind of material we are purchasing, different kind of services we are using in the organization so that the activities can be done, productivity can be done and we can earn the profit. इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिलेगा किसी भी खर्चे से वो उसी अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। तो where we are basically comparing the revenue expenditures where we are talking of the expenditure done in a particular accounting year and we are comparing it with the revenue or the advantage or the benefit of that particular expenditure is to be earned in that accounting year only. तो एक्सपेंडिचर भी इस साल हुआ और उससे मिलने वाला फायदा भी मुझे इसी साल मिल गया है, वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं।
I'm not going in the depth of all these kind of expenditures. I'm just giving a brief introduction क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हो. ठीक है. Then we have deferred revenue expenditures where to certain extent it's the capital expenditure, then it becomes the revenue expenditure कि आपने खर्चा आज किया लेकिन उसका जो फायदा था वो आज नहीं मिला, वो अगले आने वाले कुछ टाइम पे आपको मिलेगा. You are not getting the benefit right now पूरा का पूरा. You all have asked me to share this PDF. I'll share this PDF after the class on the WhatsApp group so that it would be easy for you to understand the whole concept. Here in the chat box also I'll share this PDF. Okay, I'm just directly coming to the trading account and profit and loss account and balance sheet which we are supposed to prepare. The trading account is being prepared to calculate the gross profit or gross loss which have been earned or incurred during the year, where we are comparing the सेल्स फिगर विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जब हम बात करते हैं तो इट्स बेसिकली रेवेन्यूज को हम एक्सपेंडिचर से जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो इट्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये सारा का सारा थ्योरेटिकल है. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द परफॉर्मा ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ आगे कंपनी का नाम आता है फॉर द ईयर एंडिंग एंड यू हैव 4 कॉलम्स इन टोटल. वन इज द लेफ्ट साइड. जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इस तरह से समझा रही हूँ. In case you have students from arts or science background, तो you have in totality 4 columns. 2 लेफ्ट साइड के हैं जिनको हम डेबिट बोलते हैं, 2 राइट साइड के हैं जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं. तो you have 2 sides, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. particulars amount. जब आप बुक्स में देख रहे हो या as you all can see on the screen, to and by it's written. I may also use the terms to and by so that it's clear कि to का मतलब है वो डेबिट किया है और by का मतलब है वो अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है. तो I'm just using the terms. I may use the terms while explaining the concept to and by. लेकिन जब आप लिखोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना टू और बाय, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिखा नहीं जाता है. अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है सिंपल फॉर्मेट है. यू हैव टू स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल और उसमें फिर हम परचेजेस दिखाते हैं. ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस which are necessary for the production process are to be shown on the debit side of the trading account. Sales, net sales की बात कर रही हूँ तो net sales means sales minus sales returns if any. Closing stock and you will be getting the profit or loss figure which is to be transferred to profit and loss account. ये वाला जो भी profit की figure या loss की figure आएगी वो आपका PL&L account में चला जाएगा. ये PL&L में गया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तो वहां पे सारे के सारे आपके बाकी खर्चे आते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते हैं. ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स टू ऑल एक्सपेंसेस to be shown on the debit side, all gains and incomes to be shown on the credit side. I'm just skipping this फॉर्मेट क्योंकि एक एक एंट्री समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं एक एक एंट्री समझाऊं. इट कैन बी डन व्हेन वी विल बी अटेम्प्टिंग सम क्वेश्चन. बैलेंस शीट होती है. बैलेंस शीट में जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इट्स बेसिकली फॉर द टाइम पीरियड, फॉर द अकाउंटिंग ईयर. तो आप जब भी उसमें लिखोगे तो इट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन. तो इट विल बी फॉर द होल टाइम पीरियड. तो अकाउंटिंग ईयर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो पूरे साल का होगा. बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. तो इट्स बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड यू हैव टू इन दिस you don't have debit and credit, you have two sides. The left part of the balance sheet is the capital plus liabilities, where you are showing the amount of capital which has been invested in the business plus all the liabilities we have. On the right side we have to show all the assets, चाहे वो कोई से भी assets हैं, current assets हैं, tangible है, fixed assets में किसी भी category में जो हमारे पास assets हैं. Now coming to the adjustments, we can do simultaneously with the question. I'll share the question with you now so that we can discuss this question. I hope the question is visible to you all. Just any one of you confirm me in the chat box whether the question is properly visible or okay. Saurabh, you have asked me कि how can you detect if the expenditure is capital or revenue expenditure. सबसे पहली चीज तो ये होती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है जिसमें कि हम फिक्स एसेट्स की एक तरीके से
ओके, आई हैव गॉट द मैसेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मत लिखिए, द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। आई विल शेयर दिस क्वेश्चन आफ्टर द लेक्चर इज ओवर। अभी चैट बॉक्स में ही मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, यू हैव आस्क्ड मी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो समझो आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो इट्स बेसिकली द एक्सपेंडिचर व्हिच हैज बीन डन नॉर्मली टू एक्वायर एनी काइंड ऑफ एसेट। अब वो एसेट की क्लासिफिकेशन पे मैं नहीं जा रही हूँ। एसेट कैन बी द फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स और कॉपीराइट्स फॉर व्हिच यू आर मेकिंग पेमेंट। पेटेंट्स अगर हैं तो उसके लिए अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी एक ऐसे एक्सपेंडिचर जो मैंने एक लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है। अब एसेट्स के अलावा मैं एसेट्स की ही एक क्लासिफिकेशन में, नाउ इफ आई से कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, 8 साल की, 10 साल की, 5 साल से ज़्यादा की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें पैसा लगा रखा है। तो इन्वेस्टमेंट से जाहिर बात है मुझे कोई ना कोई रिटर्न मिल रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। एवरी ईयर आई विल बी गेटिंग द रिटर्न फ्रॉम दिस। तो कोई भी एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैंने पैसा कहीं पे ब्लॉक करके उसका किसी तरीके का मैं एडवांटेज ले रही हूँ, लंबे टाइम तक मुझे एडवांटेज भी मिलने वाला है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नॉर्मली वो एक्सपेंसेस की हम बात कर रहे हैं जिसमें खर्चा मैंने आज किया और उससे फायदा भी मैंने आज उठा लिया। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक ऑफ लेट्स से द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच आई शो इन पीएल एंड अकाउंट। If I say कि the expenses which I am showing in the P&L account or trading account, it's like the wages or salaries or rent और power consumption के हिसाब से जो electricity का bill है, fuel है, oil है, gas है, stationery items हैं, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनका मैंने आज जो खर्चा किया उनसे फायदा भी मैंने आज उठा लिया। वो छोटे मतलब बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे भी नहीं होते टर्म अगर मनी के हिसाब से बात करूँ, और उनका जो एडवांटेज है वो बेसिकली मुझे इस साल मिल गया। मैंने अगर आज किसी को तनख्वाह दी है, इस महीने की अगर तनख्वाह दी है, तो उसने इस महीने काम भी कराया मेरे लिए। तो मैचिंग हो गई पूरी की पूरी कि इस साल या इस महीने का ये खर्चा था और उसने मेरे लिए काम करके दे दिया है। तो दैट इज़ बेसिकली द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि आपने रेवेन्यू भी हाथ के आती आपको उससे बेनिफिट मिल गया। डेफर्ड रेवेन्यू में क्या होता है? डेफर का मतलब होता है आगे खिसका देना। तो मैंने कोई एक ऐसा खर्चा किया जिससे मुझे फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन आज नहीं हो रहा, या सिर्फ़ आज नहीं हो रहा है। आज के एक खर्चे का फ़ायदा मुझे आगे कुछ टाइम तक मिलेगा। जैसे मैंने एडवर्टाइज़मेंट किया, उस एडवर्टाइज़मेंट का खर्चा आज मैंने किया, 1 लाख रुपए एडवर्टाइज़मेंट पे खर्च कर दिए। क्या उसका फ़ायदा आज ही मिल जाएगा? नहीं, आने वाले टाइम पे मिलेगा। कब तक मिलेगा? हो सकता है 2 महीने तक मिले, 3 महीने तक मिले, 5 महीने तक मिले। मुझे कंटिन्यूएशन में एडवर्टाइज़मेंट करते रहनी पड़ती है। मैं ये सोचूँ एक बार एडवर्टाइज़मेंट करके मुझे लाइफ़ लॉन्ग उसका एडवांटेज मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें खर्चा मैंने आज किया और उसके हिसाब से जो मुझे रेवेन्यू अर्न होगा, वो आगे आने वाले कुछ सालों तक या कुछ टाइम पीरियड तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। मोहित शर्मा, यू हैव सेड सैलरी एंड वेजेस ट्राई अगेन। अब ये क्या क्वेश्चन है? मुझे ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको इसको बता पाऊँ कि क्या है। वेजेस या सैलरी में आप एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हो, या तो आप चैट बॉक्स में प्लीज़ क्लियरली अपना क्वेश्चन मेंशन करिए। सौरभ, यू हैव रिटन दैट यू आर परसुइंग सीए अलोंग विद द ऑनर्स, and you want to compare the syllabus. You have the syllabus of BCom honors, you have the syllabus of CA. CA में जो मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से the content will be more and the questions will be more technical or more tough as compared to honors. And I hope कि जो मुझे पता है उसके हिसाब से सारे चैप्टर्स आपके उसमें कवर हो जाते हैं। जिस तरह से क्लास में क्वेश्चंस करा रही हूँ, कोशिश करूँगी लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम टॉपिक्स में कवर कर दूँ। Otherwise, you can just go through the study material also from SOL. You'll be getting that material or it must be there on the website also. आप उसमें से करके देख सकते हो मैच करके कि क्या डिफरेंस है। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट गिव मी अ 1 minute ब्रेक। आई विल कंटिन्यू विद माय लेक्चर आफ्टर 1 minute।
Now, continuing the lecture, okay, just give me a minute. I'll share this PDF with you all. Let me close this. I'm sharing this PDF. Check in your मीटिंग चैट ऑप्शन. मैंने वहां पर आप लोगों के साथ ये फाइल शेयर कर दी है. दूसरी भी I'll try. Now I have uploaded these two files in the meeting chat option. आप वहाँ पे से आप ये देख लीजिए, आपको फाइल मिल जाएंगे दोनों. आप लोगों के मैसेजेस लास्ट कहाँ हैं? Okay, I hope every one of you has got the PDFs. Let me share the screen. Okay, as on the screen you can see the question. Let's start with the question now. The extract of Mr. CC on 31st of March 2020 is given to you and you have to prepare the final accounts. The details are given to you. यहाँ फिलहाल जो आपको ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है. And the information is the opening stock, debtors, bad debts is given to you. All these kind of basically trial balance is given to you where the different entries are given to you with the additional information. I hope anyone of you just confirm me whether you have received the PDF. PDF शो नहीं हो रही है. PDF ऐसे कैसे शो नहीं हो रही है? आप लोग जब अपने स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रही है मीटिंग चैट की. मीटिंग चैट पे देखिए मैंने डाली हुई है PDF. इट्स नॉट इन दी क्वेश्चन आंसर वाले में जहाँ पे आप चैटिंग कर रहे हो, मैसेज टाइप कर रहे हो, उस वाले ऑप्शन पे नहीं है. उसके साथ में एक ऑप्शन है मीटिंग चैट की. वहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये डाले हुए क्वेश्चंस. Just confirm me so that we can continue with the question. ओके, PDF वहां नहीं आ रही है आप लोगों के पास. ऐसा कैसे चैट पे नहीं आ रही है? आपके पास एक फाइल की ऑप्शन आ रही होगी चैट के हिसाब से. मेरे पास तो अपलोड करके दिखा रहा है कि वो की हुई है. आप लोग या तो देख नहीं पा रहे हैं सही से. जब आप अपने एप्लीकेशन पे देखोगे तो एप्लीकेशन में एक चैट की ऑप्शन आती है जहाँ पर मैंने सबके लिए फाइल डाल दी है. अदरवाइज जस्ट कॉपी राइट नाउ. अभी आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन. मैं लेक्चर के बाद आई शेयर दिस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स जिन जिन पे भी मैं हूँ, ताकि आप लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा. ओके, द क्वेश्चन इज बेसिकली गिविंग यू द डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसके बेसिस पर यू नीड्स टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. अब क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है तो व्हाट आई एम डूइंग इज इन दिस पर्टिकुलर क्लास जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ, क्योंकि दो स्क्रीन्स में साइमल्टेनियसली एक्सेल की और PDF नहीं शेयर कर पाऊंगी. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन दिस टुडेज क्लास इज कि जो सोल्यूशन बुक में है उसी में ही मैं आपको समझा देती हूँ. जो मेन पॉइंट्स में कैलकुलेशंस वाला होगा दैट पार्ट आई विल सॉल्व इन द एक्सेल शीट. Or else what I can do is, I know ki what the question is, you all can do is, I have shared the first part of the question on the screen. You take the screenshot of this. Everyone, you just take the screenshot of this so that you have the question on your screen. तो मैं इसको हटा के फिर मैं एक्सेल की शीट शेयर करके क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी. Take the screenshot of this
first part of the question. I don't know कि to some students PDF is visible and to some students it's not visible. In case it's visible then it's fine. Otherwise you can take the screenshot. अभी मैं WhatsApp पे नहीं भेज पाऊंगी. It's not there on my mobile. I have connected lecture on my laptop. तो मुझे उसमें time लग जाएगा and it will waste your lecture's time. I'll share this after the lecture is over. Now I hope this part of the first part of the question has been taken as the screenshot by you. Now take this part also. Okay, now take the screenshot of this also, where the second half of the trial balance is given and some of the additional informations are given to you. I hope ये आप लोगों ने screenshot ले लिया है. I'm just moving this further with all the additional information so that you have the whole question. Now take this screenshot. शिखा बेटा चैट बॉक्स में जहाँ पे मैं अनाउंसमेंट्स कर रही हूँ वहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है टू अटैच अ फाइल. मैंने आप लोगों को इसी में ही जो एक ऑप्शन आती है चैट की, वहाँ से आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दी है फाइल. तो आपके पास कहीं ना कहीं चैट की ऑप्शन आ रही होगी जहाँ आपको PDF मिल जाएगी. Okay, now I'm just sharing the Excel sheet so that we can solve this question in the class. Now here we have to prepare the trading account, profit and loss, and the balance sheet. I'm just writing in short. आपको पूरा लिखना है. Account of, P&L and account of for the year ending on, and balance sheet of as on particular date. You have debit side, you have credit side particulars, और ये सब आप लोग लिख लीजिएगा. मैं इस पे इतना you have the okay. Now the question says now what we'll do is we'll try to transfer all the entries, all the balances which are given in the trial balance first. जो ट्रायल बैलेंस में एंट्रीज है वो किसी एक अकाउंट में जाएंगी. जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कम से कम 2 अकाउंट्स में इम्पैक्ट करेगी. तो फर्स्ट वी आर ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस व्हिच आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस. नाउ द फर्स्ट एंट्री गिवन इन द क्वेश्चन इज ओपनिंग स्टॉक. 1 अप्रैल 2020 को आपको बैलेंस दिया हुआ था स्टॉक का, व्हिच इज द ओपनिंग बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड of the trading account. I'm just writing the abbreviations. You have to write the full. It's opening stock and the amount is 7,40,000 rupees. इसको थोड़ा सा मैं zoom अगर कर दूँ. I hope कि आपको सही से visible है. देखिए सबसे पहले आप लोगों के ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास हैं जिसमें यू वांट टू जॉइन सम व्हाट्सएप ग्रुप, और नहीं है तो क्यों नहीं है. पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना है तो वो ऑफिशियल नहीं है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव दिस मेंटालिटी, इंप्रेशन ये है कि ये ऑफिशियल ग्रुप है. दिस इज टोटली अनऑफिशियल ग्रुप, जस्ट to share the questions or the material I have so that anyone who is not able to find the access to the files which have been uploaded in the Teams, अगर आप लोगों को दिक्कत आती है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाता है. तो वो अनऑफिशियल ग्रुप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड. क्योंकि व्हाट्सएप पे एक लिमिट होती है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की, तो यू आई थिंक यू हैव क्रिएटेड ऑलरेडी, यू हैव क्रिएटेड 2-3 नो ग्रुप्स. मैंने अपना नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है. आप लोग आपस में कोई भी एक स्टूडेंट व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए. अगर नहीं है तो उसमें मुझे भी ऐड कर दीजिए और वो लिंक यहाँ पे आप शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो जॉइन. मैं ऐसा काम नहीं करने वाली हूँ कि मैं ग्रुप बनाऊंगी और मैं आपको लिंक शेयर करूंगी और आप उसमें आ जाइएगा. तो ये टोटली अनऑफिशियल ग्रुप है. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हम पार्ट क्यों नहीं है किसी भी ग्रुप का. अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप उसका हिस्सा बन जाओ, नो इशूज. कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, वी आर देयर फॉर यू. लेकिन प्लीज जस्ट गिव मी क्वेरीज, आस्क मी क्वेरीज रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर ओनली. डोंट आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर बुक्स और लाइब्रेरी से आपको ऑप्शंस कब मिलती हैं बुक्स इशू करने के लिए या कोई और फैसिलिटी. फॉर दैट यू नीड टू गो टू SOL ओनली. मैं उसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी. हाँ, पेपर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी कोई भी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं. ठीक है, जूम करनी है स्क्रीन को. आई जूम इट. देखो अभी ठीक है. आई होप कि अभी पूरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा.
ओके, नाउ द फर्स्ट एंट्री ओपनिंग स्टॉक की हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दी है। सेकंड एंट्री इज ऑफ डेटर्स ऑफ 7 लाख रुपीस। डेटर्स मेरे लिए एसेट्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी एडजस्ट करके दिखा चुकी हूँ। अब मेरा सिस्टम हैंग हो गया क्या? सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। Okay, Saurabh Shiv Shankar Gupta, he has shared one link for WhatsApp. If any one of you wants to join the group, they can join it. सौरभ मेरा भी आप उस पर ज्वाइन करा लेना, मेरा नंबर आपके पास है। स्क्रीन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई है अभी। मेरा सिस्टम हैंग कर गया तो इट्स नॉट मूविंग, तो अभी मैं हैंग करने की वजह से सिस्टम में नहीं करा पा रही हूँ उसमें, तो वह हो सकता है आपको विजिबल ना हो। लेट मी जस्ट डिस्कनेक्ट दिस। अभी सिस्टम में प्रॉब्लम है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को फिर एक्सेल की नहीं चल रही है। आई होप कि पीडीएफ पे वापस आ गई हूँ। पीडीएफ पे मैं सॉल्यूशन करा के दिखा देती हूँ आप लोगों को। पहली एंट्री ओपनिंग स्टॉक की थी और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गई। सेकंड एंट्री मुझे डेटर्स की दी हुई थी 7 लाख रुपए की, तो डेटर्स मेरे लिए एसेट्स होते हैं, तो इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप लिखिएगा डेटर्स 7 लाख रुपीस, इंटरनल कॉलम में लिख लेना क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स होती ही है हमेशा डेटर्स के अकाउंट में। एंड दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास राइट नाउ, एनी टाइम यू आर अटेंडिंग द अकाउंट्स क्लास, जस्ट टेक कैरी द नोटबुक so that by the time we are discussing the questions you also try to solve simultaneously। तो आप सिर्फ स्क्रीन पे समझने के साथ में उसको अटेम्प्ट भी आप खुद करते रहिएगा ताकि बाद में आपको समझ में आ जाए, और अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ द थर्ड एंट्री इज द डेटर्स में बैड डेट्स अकाउंट के लिए दिया हुआ था 20,000 रुपए। ये आपका ऑलरेडी एडजस्टेड अमाउंट होता है, तो दिस अमाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन दी बैलेंस शीट, इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन दी बैलेंस शीट। ये 20,000 के जो बैड डेट्स हैं मेरे, ये मुझे इस साल ऑलरेडी नुकसान हो चुका था, एंड जस्ट बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ बैड डेट्स इट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, दैट मींस इट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड इन द डेटर्स अकाउंट। तो ये मेरे लिए नुकसान था, तो ये नुकसान मेरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे मेरा अमाउंट चला जाएगा 20,000 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज दी अमाउंट। अब ये जो आपको सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिख रहा है, यू मे फाइंड, और ये आपको पीडीएफ अगर मिल गया है तो यू मे फाइंड दैट दिस 20,000 रुपीस इज नॉट रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है बुक पे उसमें उन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में एडजस्टमेंट्स की हुई हैं। बट व्हाट यू हैव टू डू इज दिस अमाउंट ऑफ 20,000 नीड्स टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज बैड डेट्स 20,000 रुपीस। तो यू जस्ट राइट 20,000 रुपीस ऑन द डेबिट साइड एज बैड डेट्स। नेक्स्ट अमाउंट इज बिल्डिंग अमाउंट, 10 लाख रुपीस बिल्डिंग का है, वो मेरे लिए एसेट होती है, तो बिल्डिंग का अमाउंट जो जाएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बिल्डिंग का अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपए। ये अभी नहीं हुआ, लेट मी क्लोज दिस। नेक्स्ट एंट्री इज द अक्रूड इनकम। आपके लिए इनकम थी 30,000 रुपए की। नाउ अक्रूड इनकम कहाँ जाएगी? दिस हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, क्योंकि ये आपकी एक इनकम थी जो आपको अभी मिली नहीं है लेकिन मिलेगी। Okay, I think now it's working. I'm sharing the Excel sheet now. I hope Excel sheet is visible to you now. जो 30,000 रुपए की अक्रूड इनकम है, अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या किया था? एक हमने बिल्डिंग का अमाउंट लिखा बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए का, एक हमने दिखाए थे यहाँ पे डेटर्स 7 लाख रुपए। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। बैड डेट्स थे, पीएलएन में चले जाएंगे। The amount was 20,000 rupees. Next was building accrued income. Accrued income को हम डिस्कस कर रहे थे। Accrued income बेसिकली क्या है? Accrued income का मतलब है कि मैंने जो मेरा जो accrual कॉन्सेप्ट था, जहाँ जो मेरे रेवेन्यू में अर्न कर रही हूँ, मेरे पास लीगल राइट है, लेकिन मुझे अभी मिली नहीं है। पैसे मुझे मिलेंगे लेकिन अभी तक मिले नहीं है। Just because this amount is given in the trial balance, that means it has already been adjusted in the profit and loss account, क्योंकि हमने वहाँ दिखा रखा है। तो ये मेरे लिए सिर्फ एक एसेट है, फाइनल अकाउंट्स जो मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आई विल राइट ऑन द एसेट साइड अक्रूड इनकम 20,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए हैं 6 लाख रुपए के, ये भी मेरे लिए एसेट्स होते हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा 6 लाख रुपए का अमाउंट। Next is plant and machinery, 3,60,000 rupees. Plant and machinery is also my asset, to 3,60,000 rupees. It will be transferred in the balance sheet on the asset side. I'm just assuming कि ये basic चीज़ें आप लोगों को थोड़ा याद भी हैं जो आप लोगों ने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ा है।
Then you have depreciation on plant and machinery 40,000 rupees. प्लांट एंड मशीनरी पे 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है, जो हम ऑलरेडी एडजस्ट करके दिखा चुके हैं प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट में। वो सिर्फ मुझे अब कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं दिखा दूंगी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, द अमाउंट इज 40,000 rupees. Next is repairs to plant 32,000 rupees. Again, it's my expenditure for this particular time period, which has already been entered. So it will be 32,000 rupees on the debit side of the plant and machinery as repairs. Next entry is salaries, 80,000 rupees. Salaries जब हम देते हैं, अब जो भी आपके खर्चे हैं, in case you are not from science background, then it's for you. Basically what you have to do is any expenditure which is given in the question, what you have to just think is you need to know the segregation in terms of the direct expenditure or the indirect expenditure. कोई भी ऐसा खर्चा अगर हम कर रहे हैं जिसको मैं ना करूं अगर, तो मेरी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसका मतलब सेलेबल पोजीशन पे लाने के लिए मेरे रॉ मटेरियल को मैंने कन्वर्ट किया, उससे रिलेटेड जो जो भी मैंने काम किए उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस पे जो जो भी खर्चे किए वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ऑफिस के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में बाकी सारे और एक्सपेंसेस, सैलरी जो आपके सेल्समैन को जाती है कमीशन, या सेल्समैन अगर अपना काम कर रहे हैं, तो वो सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। So you need to know this differentiation of the expenditures. Now when we talk of the two expenditures, which is salary and wages, अगर तो आपको टर्म मिली हुई है सिर्फ wages की, तो wages is normally paid to the employees or the workers who are working and manufacturing the product. जो मशीन पे काम कर, जो लोग मशीन पे काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं, उनको मैं लेबर को वेजेस दे रही हूँ। तो बेसिकली एक जो मोटा मोटा डिफरेंस है सैलरी और वेजेस में, वो क्या होता है, वेजेस इज पेड टू दी वर्कर्स आर वर्किंग एट ऑपरेशनल लेवल। लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको वेजेस मिलती हैं, और हायर लेवल पे जो काम करते हैं, जिनकी कोई पोजीशन होती है, हायर अथॉरिटीज हैं, हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग दी सैलरीज। वेजेस में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं, सैलरी में नॉर्मली जो बाकी सारे काम कर रहे होते हैं वो लोग जुड़े हुए होते हैं। तो इन केस दी वेजेस अमाउंट इज गिवन टू यू, इट इज अज्यूम्ड कि वो हमारे उन लोगों को पेमेंट की गई है जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। इन केस वी हैव द सैलरी, salary is basically to given to the other employees who are involved in the other kind of works in the organization, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का है, चाहे बाकी और कोई काम है जिसके लिए उनको सैलरी दी जाती है, तो इट्स द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर व्हिच इज टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस द सैलरी एंड वेजेस, अब यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हो सैलरी अलग लिखा है, वेजेस अलग लिखा है, तो हमें क्या करना है, जो सैलरी का अमाउंट है 80,000 रुपये, ये तो मेरा PLN में चला जाएगा, और जो वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है 5,60,000 रुपीज का, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन दी ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको इकट्ठा मिला हुआ होता है आइटम वेजेस एंड सैलरीज, या लिखा होगा सैलरी एंड वेजेस। इसका मतलब अगर तो आपको क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी लिखा है, वेजेस टर्म पहले लिखी है, तो मेजर पोर्शन इज गिवन टू द डायरेक्ट पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के इन केस वेजेस एंड सैलरीज इज रिटर्न, देन द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी एंड वेजेस में मेजॉरिटी पोर्शन इज ऑफ सैलरी, तो वो हमारा ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। देन द नेक्स्ट आइटम इज द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको दिया हुआ है 40,000, नहीं, इनकम टैक्स दिया हुआ है 10,000 रुपये का, एंड दिस अमाउंट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि मैं इसकी एंट्रीज एडजस्टमेंट्स करके दिखा चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी बैलेंस शीट में कैपिटल का अमाउंट होगा, whatever the amount of capital will be there, इसमें से मुझे इनकम टैक्स का माइनस करके दिखाना है, एंड द अमाउंट विल बी 10,000 रुपीज। मेरी लायबिलिटी के तरीके से कैपिटल में से कम हो जाएगा कि मैंने अपनी इनकम पे कितना टैक्स पे कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री इज कैश इन हैंड 40,000 रुपीज, ये मेरे लिए एसेट है, तो कैश इन हैंड का अमाउंट है 40,000, ये शीट में आ जाएगा आपका।
नेक्स्ट एंट्री इज लैंड 4,90,000 रुपीज। लैंड भी मेरे लिए एसेट है, तो इट विल बी on the asset side 4,90,000 rupees. Then you have depreciation on building 50,000, it will be on the debit side of profit and loss account. The depreciation on building and the amount is 50,000 rupees. Next is purchase less returns 24,70,000 rupees. अब आपको यहाँ पे net purchases already दिए हुए हैं, तो you just write purchases 24,70,000। ये हमने सारा का सारा डेबिट आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे ट्रांसफर करे। नाउ कमिंग टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स मेरे बैलेंस शीट में आएंगे। 4,66,000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे। बिल्स पेबल थे 60,000 के। अगेन दिस विल बी दिस इज माई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट क्या आ जाएगी? सेल्स का अमाउंट दिया हुआ था 50 लाख का, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा अमाउंट 50 लाख रुपए। कैपिटल दी हुई है 12 लाख रुपए की, ये 12 लाख रुपए यहाँ आ गए। अब मैं ये जो आईटी का जो लेस किया हुआ था, मैं इसको ब्रैकेट में कर रही हूँ सो दैट कैलकुलेशन में डिडक्ट होकर आए। नेक्स्ट आइटम इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली आपने बैंक से पैसे ज़्यादा निकाल रखे हैं अपने अकाउंट में से, एडिशनल पैसा आपको फैसिलिटी मिली हुई है बैंक ओवरड्राफ्ट की, एंड यू हैव विड्रॉन द एडिशनल फंड्स 2,56,000 रुपीज़ के, तो आपकी लायबिलिटी होती है वापस पे करने की। देन यू हैव सैलरी आउटस्टैंडिंग 40,000 rupees. Salary outstanding 40,000 is given in the trial balance. That means it has already been adjusted in the profit and loss account. It's your liability of 40,000 in terms of the salary. So it will be outstanding salary, which is my liability to be paid to the employees of the organization. तो ये मेरी liability side पे आ जाएगा balance sheet के। Next item is डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका क्रेडिट साइड पे है, तो यू मस्ट हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट। तो दिस इज द अमाउंट। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है उसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्काउंट हमने दिया है, हो सकता है आपको डिस्काउंट मिला हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इन केस यू हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट, दैट मीन्स दिस इज द डिस्काउंट अलाउड, दैट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर और लॉस यू हैव इनकर्ड। और डिस्काउंट का अमाउंट अगर क्रेडिट साइड पे है तो इसका मतलब वो डिस्काउंट रिसीव है, आपको मिला था, तो इट्स अ काइंड ऑफ इनकम और गेन for you for this time period, so it will be transferred on the credit side of your PL and account, and the amount is 80,000 rupees. Next entry is provision for doubtful debts. जो पुराना प्रोविजन होता है ये हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो दिस मीन्स दिस इज द प्रोविजन विच हैज बीन क्रिएटेड लास्ट ईयर। So this is the old provision for doubtful debt which is to be shown on the credit side of PL and account. Provision for doubtful debts, I'm just writing in short, it's the amount is 1,20,000. अब यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है कि जो प्रोविजन या जैसे बेड डेट्स वाली जो एंट्री थी जो 20,000 की थी, एज यू ऑल कैन सी आई थिंक ऑन दी इन दी PDF ऑल्सो, इन केस यू हैव गॉट द PDF, उन्होंने बेड डेट्स 20,000 के डेबिट साइड पे नहीं दिखाए हैं, और जो प्रोविजन दिखाया हुआ है वो भी अमाउंट अलग है। I'm just not going by the solution, I'm just going by the concepts. It will be totally your choice कि आप उसकी presentation accounts में कैसे दिखा रहे हैं। अगर आप सब चीज़ें अलग अलग दिखाना चाहते हो, तो जैसे मैंने दिखाया है अभी तक के क्वेश्चन के हिसाब से, बेड का अमाउंट डेबिट साइड पे दिखाया है, ये सारी एंट्रीज मैंने ट्रायल बैलेंस की हैं, अभी एडजस्टमेंट्स की ही नहीं है, और जो पुराना प्रोविजन था वो मैंने क्रेडिट साइड पे दिखाया हुआ है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव दिस हैबिट कि वो वर्किंग नोट्स बनाते हैं, उसमें बेड डेट्स की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, नए प्रोविजन पुराने प्रोविजन की एंट्रीज इकट्ठा करके बाद में नेट अमाउंट देख लेते हैं कि नेट अमाउंट क्या आ रहा है, और वो हमें डेबिट में दिखाना है या क्रेडिट में दिखाना है। इन केस यू हैव दिस काइंड ऑफ हैबिट, देन यू कैन डू अकॉर्डिंगली, नो इश्यूज। राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इन माय क्लासेस, आई एम जस्ट writing all these amounts in the PL and account separately. तो मैं उसका एक फाइनल अकाउंट नहीं अमाउंट नहीं दिखा रही हूँ। You can do accordingly in case you want to show only one amount. Now coming to the adjustments, we have the first adjustment is on 31st of March 2021, the closing stock value was 7 lakh rupees and its realizable value is 6 lakh rupees. यहाँ पर अगर सिंपल क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ होता कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए है, तो क्लोजिंग स्टॉक अभी नंबर क्यों के लिए किसी ने क्या चीज़ पूछी है, आई डोंट नो। श्रुति, यू हैव आस्क्ड मी कि ये नंबर क्यों, कौन से नंबर के लिए आप मुझसे बात कर रहे हो बेटा? आई डोंट नो कि आपने क्वेश्चन एक्चुअली किस चीज़ के लिए पूछा है, फॉर विच नंबर यू आर आस्किंग। टाइप योर क्वेरी प्रॉपर्ली। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एडजस्टमेंट विच इज द क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिखा हुआ था 7 लाख रुपए, तो हम लोग इसकी एडजस्टमेंट्स, अब जब भी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हर एडजस्टमेंट के इम्पैक्ट कम से कम 2 जगह आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट आता है, एक आता है
ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और एक आता है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में अगर सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज 7 लाख रुपीस, तो दोनों जगह 7-7 लाख रुपए का अमाउंट आ जाता है। नाउ हियर द क्वेश्चन सेज दैट द क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू, वो 6 लाख रुपए है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि स्टॉक इज वैल्यूड एट द मार्केट प्राइस और द कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। जो भी अमाउंट कम है उस पे हमें उसको दिखाना होता है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस व्हिच इज 6 लाख रुपीस मार्केट प्राइस है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 7 लाख रुपए है। तो जो कम है उस पे हमें दिखाना होता है। तो जस्ट रिमेंबर दैट द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और the cost price whichever is less. So here it is the market price at 6 lakh rupees. It will be recorded in the books of accounts. So trading account के credit side पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा 6 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री इज आई एम जस्ट स्किपिंग द सेकंड ट्रांजैक्शन एज ऑफ नाउ, राइट ऑफ 60,000 बेड रेट्स एंड मेंटेन अ प्रोविजन। डेटर से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी वो हम सबसे लास्ट में एंट्रीज करेंगे सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर। आई एम कमिंग टू द थर्ड ट्रांजैक्शन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। आप लोगों के मैसेजेस इतने हो गए हैं। Gurjeet, you are asking me for the official group, if any. There is no official group right now. कोई होता नहीं है WhatsApp का group. You have this unofficial group in case you want to be the part, so that you can have the information or the PDF which will be discussing in the class. Then you can join the group. It's totally your choice. In case you don't want to be the part, you don't join the groups. Okay, now the third entry is saying that the goods costing 1 lakh rupees were sent to a customer on sales on approval basis on 31st March 2021. These were recorded as actual sales and the rate of gross profit was 20% of the sales. अब ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है, ये वाली ट्रांजैक्शन आप प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ एंट्री इन योर फाइनल पेपर. दिस इज बेस्ड ऑन द सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस. आप अकाउंट्स बना रहे हो 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 21 को हम अकाउंट्स बना रहे हैं. क्वेश्चन आपको कहता है कि आपने 30 मार्च 21 को, यानी एक दिन पहले, एक कस्टमर को 1 लाख के गुड्स भेजे थे अप्रूवल बेसिस पे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बेसिकली मीन्स कि मैंने कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन साथ में उनको एक ऑप्शन दे दी है कि इन केस यू डोंट like the goods because of some or the other reason, any reason can be there, in case you want to return the goods within the particular time period. तो मैं उनको टाइम फ्रेम भी बताऊंगी कि भाई हफ्ता भर है, 15 दिन है, 3 दिन है, 2 दिन है, इतने दिन के अंदर अंदर या तो आप मुझे गुड्स वापस कर दीजिएगा कि भाई हमें पसंद नहीं आ रहे किसी भी वजह से और हम गुड्स आपको रिटर्न कर रहे हैं, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या फिर आप मुझे उसकी पेमेंट कर दीजिएगा, आप ये अप्रूव कर दीजिएगा कि आप वो गुड्स रख रहे हो. ठीक है, तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एज द नेम सजेस्ट कि इट विल बी द सिचुएशन वेयर द गुड्स आर बीइंग सेंट टू द कंज्यूमर्स बट देयर अप्रूवल नीड्स टू बी देयर. अब जब मैंने गुड्स भेजे हैं, मैंने आपके पास 1 लाख के गुड्स भेजे, तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्राइसेस होते हैं. एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस. इफ आई एम सेलिंग द गुड्स टू यू तो इट विल बी सोल्ड एट द सेलिंग प्राइस, जाहिर बात है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन है. कॉस्ट प्राइस मुझे पता है कि किस पे है. अब क्योंकि मैंने आपको गुड्स बेचे हैं, पैसा तो मुझे मिला नहीं अभी, ना ही मुझे अप्रूवल मिली है, तो मैंने जब आपको गुड्स जिस दिन दिए, क्योंकि मैं भूल ना जाऊं, मैंने उसको एक्चुअल सेल्स दिखा दिया. व्हाट आई हैव डन इज, मैंने आज 1 लाख के गुड्स आपके पास भेजे. अब यहाँ 1 लाख जो है, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, या तो वो सेलिंग प्राइस है या ये कॉस्ट प्राइस है. मैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर जाऊं तो वहां पर कॉस्टिंग है, तो गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज, इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस था वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और जब मैं सेल्स करूंगी तो इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एट द सेलिंग प्राइस. स्टॉक में से जब हम कम करते हैं
तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। Whenever we have any kind of sales, तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो मेरे अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं। अकाउंट्स नहीं बना रही हूँ, अलग से आपको समझा रही हूँ। When we are doing any kind of sales, अगर कैश सेल्स है तो कौन कौन से अकाउंट्स पे इम्पैक्ट आता है। एक बैंक अकाउंट पे और एक स्टॉक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट इंक्रीज कर जाता है, स्टॉक अकाउंट डिक्रीज कर जाएगा। मैंने अगर कैश सेल्स की तो बैंक में पैसा आ गया और कैश में या बैंक में और स्टॉक मेरा कम हो गया, ये इम्पैक्ट आता है। अगर मैंने क्रेडिट सेल्स की तो मेरे कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं। एक स्टॉक अकाउंट जो डिक्रीज करेगा। मैं एंट्रीज की बात नहीं कर रही हूँ, आपको एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्रेडिट सेल्स के सिचुएशन में व्हाट विल हैपन, स्टॉक अकाउंट मेरा कम हो जाएगा, डेटर्स मेरे बढ़ जाएंगे। ये दो इम्पैक्ट आते हैं। और तीसरा, सेल्स का अकाउंट अगर बना रही हूँ तो सेल्स भी मैं इंक्रीज करके दिखाती हूँ। यही सेम सिचुएशन मेरी कैश सेल्स में होती है। तो सेल्स का जो भी अमाउंट होगा वो मैंने बढ़ा के दिखा दिया, स्टॉक मैंने कम करके दिखाया, और क्रेडिट सेल्स अगर है तो डेटर्स मेरे बढ़ जाते हैं। यही इम्पैक्ट होता है। जस्ट फॉरगेट अबाउट कैश सेल्स। मुझे कैश सेल्स से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स की assumption है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है GSAB। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने 10,000 के या 1 लाख के गुड्स आपको दिए, okay, now when the goods are being sold to the customers on approval basis, मैंने आज अपने अकाउंट्स में उसको सेल्स दिखाए, क्योंकि मैं हर चीज़ याद नहीं रख सकती थी, और क्योंकि वो अप्रूवल बेसिस पे है, मैं मान के चल रही हूँ कि वो शायद सेल्स हो जाएंगी, तो मैंने आज उसको सेल्स की तरह ट्रीट किया। लेकिन क्योंकि अप्रूवल भी नहीं है और उससे मुझे पैसा भी नहीं मिला है, तो इट कैन नॉट बी टेकन एज इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द कैश सेल्स, क्योंकि मुझे पैसा तो भी मिला नहीं है। और लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मैंने आपको 1 लाख रुपए के गुड्स दिए हैं। सेलिंग प्राइस की मैं अगर बात करूं तो 1 लाख रुपए आपको मुझे देने हैं, या फिर मुझे एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में गुड्स की वापसी देनी है। गुड्स वापस करोगे, या आप ये कह दोगे मुझे गुड्स पसंद आ गए, मैं रख रही हूँ, आपको पैसे मिल जाएंगे, आप अप्रूवल दे दोगे, तो वो मेरी क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी एक्चुअल में। मगर जब तक आप उसकी अप्रूवल नहीं दोगे तो वो मेरा एक अलग अकाउंट ही बना रहेगा कि ये वाले गुड्स मैंने इस इंसान को दिए हुए हैं अप्रूवल बेसिस पे। अब उस टाइम पे बाय द टाइम आई हैव नॉट रिसीव्ड, बाय द टाइम आई एम प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, आई हैव नॉट रिसीव्ड द अप्रूवल। मैंने उसको एक्चुअल सेल्स दिखा रखी है, क्रेडिट की उधार की सेल्स दिखा के मैंने अकाउंट्स में शो कर रखा है। अकाउंट्स बनाए हैं मैंने, जब क्लोज कर रही हूँ उस टाइम पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या उसकी अप्रूवल मिली है। अगर अप्रूवल मिली है तो ठीक है, अगर अप्रूवल नहीं मिली है, अगर अप्रूवल नहीं मिली है तो मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट अज्यूम दिस टू बी द सेल्स बिकॉज द अप्रूवल हैज नॉट बीन रिसीव्ड। मुझे अप्रूवल मिली नहीं, मैंने सेल्स दिखा रखी है जो कि मैं दिखा नहीं सकती थी, तो मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब मैंने गुड्स भेजे हैं आपके पास
तो मैंने एंट्री की है उसको अज्यूम करके कि वो क्रेडिट सेल्स है। जो हाईलाइट की है मैंने ये एंट्री की हुई है, जो कि एक्चुअली करनी नहीं चाहिए अगर मुझे अप्रूवल नहीं मिलती है तो 31 मार्च को अगर मुझे अप्रूवल मिल जाती तो मैं कुछ नहीं करती, उसको सेल्स दिखा देती। क्योंकि मुझे अप्रूवल नहीं मिली है तो मुझे इसका सबका रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, स्टॉक अकाउंट को इंक्रीज करके दिखाना पड़ेगा। डेटर्स जो मैंने बढ़ा के दिखा दिए थे ये अज्यूम करके कि मेरी सेल्स है, उसको मुझे वापस करने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और सेल्स जो मैंने मान ली थी कि हो गई है, इंक्रीज कर दी थी, अब मुझे हटानी पड़ेंगी, डिक्रीज करनी पड़ेंगी। आई होप ये आपको क्लियर है। तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, Rupansh, thanks. I'm not feeling well, but I want to take your lecture just because this schedule has been already, set by the SOL people. थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ ये कॉप अप करना पड़ेगा कि मैं इस तरह से ब्रेक ले लेती हूँ बीच बीच में, छोटा छोटा एक दो दिन के लिए आपको थोड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट एनीवेज थैंक्स अ लॉट फॉर द कंसर्न। नाउ आई होप द गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का लॉजिक आपको समझ में आया। जिस दिन मैंने भेजे उस दिन मैंने उसको क्रेडिट सेल्स माना और 3 अकाउंट्स में एंट्रीज कर दी, लेकिन क्योंकि अप्रूवल नहीं मिली अकाउंट्स बनाने के टाइम पे तो मुझे ये सारी रिवर्स करनी पड़ेंगी। अब कौन सा अकाउंट किससे मुझे कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द फिगर्स गिवन इन द क्वेश्चन सेज कि जो मैंने अप्रूवल बेसिस पे गुड्स दिए थे वो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। दिस वाज द कॉस्ट। जब हम सेल्स कर रहे हैं तो मैं जब सेल्स दिखाऊंगी तो वो सेलिंग प्राइस पे दिखाऊंगी, पैसे जब लूंगी तो सेलिंग प्राइस पे लूंगी, उनको कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट प्राइस का कंसर्न होता है सिर्फ स्टॉक के अकाउंट के लिए। अब मुझे इसको कॉस्ट प्राइस से कन्वर्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पे, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में दैट द ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। मेरी इक्वेशन क्या होती है, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हमारी इक्वेशन होती है। कॉस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट के लिए मुझे दिया हुआ है कि इट इज 20% ऑफ सेल्स। नाउ इफ आई अज्यूम लेट सेल्स बी एक्स, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, सेल्स यानी एक्स माइनस प्रॉफिट अगर कर दूं तो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट फिगर। सेल्स मैंने माना एक्स है, प्रॉफिट के लिए मुझे क्वेश्चन देता है कि 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो इट मीन्स 20%, 20 by 100 मीन्स 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मुझे दी हुई है 1 लाख रुपए, ये मेरी इक्वेशन बनकर आएगी जिसको मुझे सॉल्व करना है। Now if you solve this equation, 1 lakh rupees now just calculate the amount. Now it's properly visible the calculation work. Now just calculate this equation, LCM लूंगी तो it will be 5x minus 1x by 5, so it will give you 4 by 5x. I hope कि mathematical calculations सबको आती हैं, तो it will be 1 lakh into 5 by 4, ये मेरे को x की फिगर दे देगा। Now x was supposed to be the amount of sales figure. सेल्स मेरी 1,25,000 का सेलिंग प्राइस आया, इसका मतलब जो मैंने गुड्स आपको अप्रूवल बेसिस पे बेचने की कोशिश की है, आपके पास ऑप्शन है आप अप्रूवल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इट इज 1,25,000 रुपीज। आपके पास दोनों अमाउंट अब आ गए हैं, एक
सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच हैव बीन सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, और एक कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ था। तो एक अमाउंट आपको दिया होगा क्वेश्चन में और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी जिसके बेसिस पर यू कैन कैलकुलेट द सेकंड अमाउंट। यू नीड टू नो दीस टू अमाउंट्स व्हिच इज द कॉस्ट प्राइस एंड व्हिच इज द सेलिंग प्राइस। रीजन बीइंग कि जब मुझे इसकी एंट्री रिवर्स करनी है, एंट्री रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना है, स्टॉक अकाउंट को वापस से बढ़ाना है, क्योंकि वो स्टॉक मेरे पास आ जाएगा, आया या नहीं आया वो है मेरा, क्योंकि अप्रूवल मुझे नहीं मिली है, तो मुझे उसको इंक्रीज करके दिखाना है, डेटर्स और सेल्स के अमाउंट को डिक्रीज करके दिखाना है। While increasing the stock account, you have to take the cost price. वहाँ सेलिंग प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पर ही आएगा। तो जब हम एंट्री करेंगे इसकी, हम एंट्रीज कैसे करेंगे, दो प्राइसेस हैं, कॉस्ट प्राइस इज 1 लाख, सेलिंग प्राइस इज 1,25,000। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है, दोनों जगह ट्रेडिंग अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी 6 लाख रुपए का था। स्टॉक मेरा क्या करना है, मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी, ऐड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यहाँ हम कॉस्ट प्राइस ऐड कर देंगे, तो मेरा जो नेट अमाउंट आएगा स्टॉक का वो आ जाएगा 7 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसी तरह जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने बैलेंस शीट में दिखाया है वहां पर मैं ऐड कर दूंगी, ये क्या कर रहा है, कॉपी क्यों कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में यू हैव टू ऐड, अभी मेरे सिस्टम में मेरे को लग रहा है एक्सेल में प्रॉब्लम आ रही है कुछ, मैं बता देती हूँ वर्बली। क्लोजिंग स्टॉक जब बैलेंस शीट में लिख रहे हो 6 लाख रुपए था, उसमें आप ऐड करके दिखाओगे, ऐड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, it's not working right now properly, so you have to add 1 lakh rupees goods sent on approval basis in the closing stock which is there in the balance sheet also. करने से ना वो सिस्टम में वो कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही है, जूम किया तो था लेकिन सिस्टम पे एक्सेल पे मैं नहीं करके दिखा पा रही हूँ आपको, सिस्टम नहीं चल रहा है। इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ दिखाना है, दूसरा इंपैक्ट जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स की फिगर दिखाई थी 50 लाख की, उसमें से हमें माइनस करना है सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो 50 लाख जो मैंने सेल्स दिखाए हैं उसमें से आप डिडक्ट करके दिखाइए लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1,25,000 रुपीज, और बाद में आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह बैलेंस शीट में जो डेटर्स है, मेरे डेटर्स का अमाउंट था हमारा 7 लाख रुपए का, जो हमने बैलेंस शीट में भी दिखाया हुआ है, उसमें से भी हम माइनस करेंगे लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1,25,000 रुपीज। तो ये मैं क्योंकि अभी स्क्रीन मेरी हैंग कर रही है, एक्सेल पे नहीं मैं करके दिखा पा रही हूँ, आप लोग इस तरह से एंट्रीज करेंगे। तो यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के पहले जो प्रोसेस है, फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जब हम दिखा रहे हैं उसमें हमें ऐड करना है with the amount of cost price, that means 1 लाख in this particular question। और सेल्स जो हमने दिखाई थी वो हमें कम करनी थी, तो उसमें 1,25,000 माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में डेटर्स में से 1,25,000 माइनस कर देंगे। आई होप कि गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस आप लोगों को क्लियर है। अभी इट्स 1:18 और द टाइम ऑफ लेक्चर इज ओवर। वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय द टाइम आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोगों को पीडीएफ मिल गया है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, you have to stop right now. See you in our next class. Bye bye.